हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और उसका थोड़ा एप्लीकेशन भी देखेंगे, राइट। तो जल्दी से मैं कवर कर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा और बचा है, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो जस्ट आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कैसे बनते हैं देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, दो पोल कैसे बनते हैं देखिए, चार्ज के कारण, है ना, ये सब के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले इसमें क्लियर ये करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, ये कैसे बनता है। व्हेन टू अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस, ये चार्ज नंबर 1 है, इसको मैं ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट चार्ज। चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 1, और ये मैंने ले लिया चार्ज नंबर 2। चार्ज 1 और चार्ज नंबर 2, ओके। चलो, चार्ज 1 और चार्ज 2, ये हो गया चार्ज 1 चार्ज 2। यदि दो चार्ज है आपके पास और अपोजिट चार्ज है, लेट्स से ये माइनस का क्यू ले लो और ये आप प्लस का क्यू ले लो, ठीक। यहाँ से आप ले लो ओ, ठीक है। यहाँ से ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया ए, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2a। आ रहा है बात समझ में, इस तरीके का, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला मैं कि हमारे पास यदि दो अपोजिट चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, दो चार्ज है, अपोजिट है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है 2a, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। हाँ, इस पर एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, इसके बिहेवियर को जानने के लिए, इसके बिहेवियर को पता लगाने के लिए, टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ टू अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज जो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यही लिख देता हूँ मैं। ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है देखिए, डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, वेक्टर है ये। तो डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट, इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। मतलब किसी भी एक चार्ज और उन दोनों चार्जों के बीच के प्रोडक्ट, दोनों चार्जों के बीच की दूरी के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट, ओके। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, है ना। दो अपोजिट चार्ज मिल करके एक क्या बनाता है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। इस डाइपोल के कारण क्या क्या प्रोड्यूस होता है आप देखिए। लेट से ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, है ना, कौन से एक्सिस पे, ऑन एक्सियल एक्सिस। तो लेट से आपके पास कोई दो चार्ज है इस तरीके का, यहाँ पे आप इस तरीके के दो चार्ज मान लो, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ से एक चार्ज ये हो गया और यहाँ से एक चार्ज आपका ये हो गया, ठीक। इसको ले लो आप, चलो मैं दो चार्ज ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ माइनस चार्ज, इसको ले लेता हूँ प्लस चार्ज, ठीक। अभी आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ, एक मिनट, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, उससे अच्छा इसका एक हेडिंग लिख लेता हूँ जस्ट मैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ
डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पढ़े हो ना 12th में, वही चीज़ है यार। उसके कारण डाइपोल के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के कारण, जब डाइपोल एक्सियल लाइन पे आप कंसीडर करोगे तो। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि मैं बोल देता हूँ कि ये प्लस चार्ज है माइनस क्यू चार्ज। मान लो मैं एक पॉजिटिव यहाँ पे इन दोनों का जो बीच का स्पेसिंग मान लेता हूँ। चलो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपके पास ये है। इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास ये है। कितना है ये सर, ये हमारे पास 2a है। तो ये जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2a। दोनों के बीच की दूरी आपके पास 2a है ये। ठीक, ये आप इसको मानते हो O। ठीक है, ये O मानते हो। अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट्स यहाँ से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप रख देते हो। ठीक ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लाओगे तो इन चार्ज के कारण, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को लाओगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके कारण ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, एक फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, लाइन जॉइनिंग सेंटर फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर बिटवीन टू चार्जेस, है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स लगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूँ इस प्लस, ये Q1 है और ये Q2 है। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 1 आया, ठीक है, इस पॉइंट से। और इस माइनस E2 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E2, ये जो Q2 चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज है, छोटू सा, उसको अपने तरफ खींचेगा यहाँ पे। तो ये माइनस E2 आ जाएगा आपके पास, ऐसे लिख लो। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक टेस्ट चार्ज को रखा, लेट्स से Q0 को। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपल कर दिया इधर, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। और ये छोटू से चार्ज को, ये माइनस वाला जो बड़ा सा चार्ज है नेगेटिव, वो अपने तरफ खींचा, तो थोड़ा कम खींचेगा कि बहुत डिस्टेंस बढ़ गया ना यहाँ से, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा, या डिस्टेंस कम, तो उसी को दिखाने के लिए कम ज़्यादा मैंने रखा है ये। अब इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण जो मेरा आएगा वो आपका रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे आएगा। और ये मेरे पास क्या आने वाला है, E2 माइनस का E1। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो E2 माइनस E1 मेरा वहाँ पे आने वाला है। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सर डिस्टेंस क्या है मेरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सर डिस्टेंस क्या है मेरा, यहाँ तक का। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ध्यान से देखिए, ये और ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा वो x है, ये x है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा x है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान सकता हूँ यहाँ तक का x/2। चलो अब देख लेते हैं। ठीक, ये हमने ले लिया, ये हमने ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का रहेगा कि रिजल्टेंट तक का रहेगा, जस्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। रिजल्टेंट तक का रहेगा, सॉरी, रिजल्टेंट तक का आपका होने वाला है। ये जो डिस्टेंस है ये रिजल्टेंट तक का, ये मेरा क्या है, x है। ये मेरे पास x है, ये x, O से लेकर के E तक का x हो गया। ओके, ये मैंने ले लिया। देखो ध्यान से, अब मुझे E1 E2 निकालना है और यहाँ पे रख देना है वैल्यूज को, यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसमें, E का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, देखते रहिए इसमें क्या पूछता है, E2 माइनस का E1। लेट से E2 मैं निकालना चाहूँगा, E2 मैं निकालना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, E2 मुझे निकालना है लेट से, तो E2 मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला K, कांस्टेंट वाला Q, और ठीक है, यहाँ पे देखो E2 मुझे निकालना है। E2 कहाँ पे मेरा, E2 मेरे पास है, E2 मैंने माना है इसको, लेट से E2 मैंने इसको माना है ना। तो ये E2 यहाँ पे है मेरा, यहाँ से, ठीक। तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से लेकर के रिजल्टेंट तक का मेरा x है, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मैं मान लेता हूँ a या फिर l मान लेता हूँ। चलो ये l मान लेता हूँ, बुक में l ही रहता है, l है। तो जस्ट मैं निकालना चाहूँगा, है ना, E2। तो मेरे पास कितना हो जाएगा,
यहाँ से लेकर के मैं जस्ट देखना चाहता हूँ E2 तक का, यहाँ तक का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरे पास क्या है 2L है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरा 2L है, और ये मेरा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा वो। सबसे पहले देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरे पास क्या है XL है, ठीक है, L है मतलब L है, L और यहाँ से लेकर के यहाँ तक X। तो मुझे इसमें फाइंड आउट करना है E2। देखिए एक बार इसमें E2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो जस्ट मैं क्या लिख सकता हूँ E2 निकालने के लिए, E2 निकालने के लिए x प्लस एल, यहाँ पे देखिए x प्लस एल का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब कैसे आया, E1 निकालने के लिए मेरे पास हो जाएगा k q, और ये मेरे पास x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब कैसे आया देखते हैं, चलिए इसी के बारे में हम लोग बातें करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपके पास क्या है E2 है। अब ध्यान से देखना, मैंने ना बोला दो चार्ज के बीच की दूरी को L मान लिया, तो यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का L होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का L होगा। इसका मतलब जब E2 मैं निकाल रहा हूँ तो E2 इस Q2 के कार्ड आया हुआ है, Q2 के कार्ड E2 आया है ना भैया, ये इसको खींच रहा है तो Q2, तो ये मेरे पास आ गया ये यहाँ से, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि E2 निकालना है, E2 कहाँ पे है मेरा, मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होने वाला है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरे पास L है, और यहाँ से लेकर के रिजल्टेंट तक का मेरे पास कितना X है, तो X प्लस L, और E1 मुझे निकालना है तो क्या होगा, E1 मुझे निकालना है, एक मिनट, तो E1 मेरे पास कहाँ पे है, E1 मेरे पास लेट से यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें क्या होने वाला है E1, तो E1 मुझे निकालना है, तो इस चार्ज के कार्ड यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल इसका X में, टोटल मेरे पास X में L को माइनस कर देंगे, तो X में मैंने L को माइनस कर दिया। ये रिजल्टेंट तक का ही देखना रहता है। तो देखो E2 का देखना है तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है बेटा, E2 के लिए Q2 से लेकर के रिजल्टेंट तक का देखना है ना आपको, रिजल्टेंट तक का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरा L है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिजल्टेंट तक का X है, तो X प्लस L मैंने यहाँ तक का ले लिया E2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, अब मुझे इसको Q1 और E के बीच का देखना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेंथ को लिखना है। तो टोटल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक L है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा X है, तो X में L को मैंने माइनस कर दिया, तो X माइनस L। क्या इतना क्लियर हो गया, X माइनस L। अब E2 माइनस E1 मुझे मिल गया। लेट्स अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करना चाहूँ इसको, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट EMF का जो वैल्यू है, E2 का वैल्यू मेरे पास K Q कॉमन आ गया, तो चलो K और Q को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा, 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ओके। ये हो गया। इधर को क्या है ना, ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं है, राइट, दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा इधर को याद उतना नहीं रखते। जैसे बाकी टॉपिक्स आपका याद रहता है वैसा हम लोग का इधर याद नहीं रहता, तो थोड़ा कर लेते हैं डेरिवेशन। डायरेक्ट रिजल्ट मुझे नहीं पता इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ से E का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, K इंटू क्यू, तो ये मेरे पास K इंटू क्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करने सबको आता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा X प्लस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा X माइनस L का होल स्क्वायर, करेक्ट, इस तरीके का। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस X प्लस L का होल स्क्वायर। ये इसको आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे A प्लस B का X प्लस L का होल स्क्वायर, X माइनस L का होल स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करोगे यार, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट को लिख दूँ क्या, है ना। यहाँ पे X माइनस L का होल स्क्वायर, X प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस B का स्क्वायर, A माइनस B का स्क्वायर, इस तरीके का है। तो ये इसको A प्लस बी A माइनस बी मान लेता हूँ मैं, चलो स्क्वायर को हटा देता हूँ, A प्लस बी A माइनस बी, है ना। तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी आपका क्या होता है, ये होता है सर A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। तो जस्ट मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा K, ये हो जाएगा Q। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको करना पड़ेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये X का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2XL हो जाएगा, प्लस का ये L का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस X का स्क्वायर माइनस 2XL और माइनस L का स्क्वायर,
माइनस का एल का स्क्वायर, और ये मेरे पास बन जाएगा एक्स, हाँ ये मेरे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से कट पिट रहा है क्या, कुछ देखिए तो कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ एक्स कटा 2xl कटा 2xl कटा, ये सब कटेगा, कैसे सब कट जाएगा यार। हाँ यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। जस्ट हम लोग को E1 में E2 को माइनस कर देना था, तो इसी कारण थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है 4xl 2xl, हाँ ये तो नहीं कट रहा है ना, माइनस का आ रहा है उसको प्लस लिख लेना था, हमने उल्टा माइनस कर दिया, डोंट वरी। देखो एक्स का स्क्वायर कट गया, एक्स का स्क्वायर कट गया, एल कट गया, और ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग ई का जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड में लिख लूँगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, इसका और इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो माइनस लिख दूंगा, लेकिन ठीक है मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो प्लस ही हो जाएगा आखिर ये, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर एल का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर ये, ठीक है ये हो गया। अब देखते रहिए, ये मेरे पास हो गया के, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू इंटू ये मेरे पास हो गया 2l, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा 2x, ये क्यू हो गया इंटू इसमें से 2l को मैंने निकाल दिया तो 2x बचा ये, ठीक। और नीचे में क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे में मेरे पास आ रहा है x का स्क्वायर माइनस का l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, तो ये मेरे पास p हो गया है ना, डाइपोल मोमेंट। तो ये मेरे पास हो जाएगा k, p इज द डाइपोल मोमेंट, और ये 2x। लेट से ये क्या है, डाइपोल है, दोनों के बीच का 2l है लेंथ, है ना, यहाँ से लेकर के l है, और यहाँ से इसके सेंटर से x दूरी पे हमारा रिजल्टेंट e है। तो लेट x इज मच ग्रेटर देन l होगा, x इज मच ग्रेटर देन l, तो हम लोग यहाँ पे x को नेगलेक्ट कर देते हैं। x को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यदि मैं l को नेगलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x के पावर में 4। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ लेट से, तो ये मेरे पास k हो गया, ये p हो गया, x कट गया तो 2 हो गया डिवाइडेड बाई x के पावर में 3। इसका मतलब मुझे रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ पे मिला 2kp, ठीक है, डिवाइडेड बाई x के पावर में 3, यही मेरा रिजल्ट है। इसका मतलब मेरे पास जब एक्सियल एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ तो एक्सियल एक्सिस में क्या हो रहा है, एक्सियल एक्सिस में दो चार्ज है ना, एक्सियल एक्सिस में दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे एल और एल आपने माना, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज आपने माना, और यहाँ से एक्स दूरी पे, यहाँ से एक्स दूरी पे आप इन दोनों चार्ज का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, ये रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितना आ गया, वो आपके पास आया 2k, ये आपके पास p आ गया डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय x के पावर के 3। तो ये रिलेशन आपको पूछ लिया जाता है, किस पे डिपेंड करता है, ये रिलेशन आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको ना एक्चुअली इसी को करना है यार, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, एक बार इसको रिविजन करना चाहेंगे हम लोग। इस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है, मुझे भी पर्सनली पढ़ाने में कम आता है इंटरेस्ट, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है ना, मज़ा नहीं आता, 12th वगैरह को फिर से वही करो। तो मुझे ये समझ में आ गया कि दो चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आया एक्सियल एक्सिस के कारण, वो क्या आ गया मेरे पास, एक 2 आ गया था, एक k आ गया था, यहाँ पे आपका p आ गया था, और यहाँ पे आपके पास x के पावर में 3 आ गया था। तो यही से आपको पूछ लिया जाता है कि आप जब यहाँ पे बात करते हो एक्सियल एक्सिस का, तो x का क्या वहाँ पे होता है, तो ये आपका 1/x के पावर में 3 होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगा वो आपका 2p आएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है, इस तरीके का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल एक्सिस ऑफ डाइपोल मैंने बोला, तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ डाइपोल, उसमें क्या आएगा देखते हैं, दूसरा सेकंड उसको देखते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे हम लोग निकालेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। उसके कारण क्या होने वाला है, निरक्षीय स्थिति बोलते हो ना, ये वो चीज़ है बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। लेट अस कंसीडर कि आपके पास कोई डाइपोल है इस तरीके का, ठीक है, इसका ज़्यादा वरी मत करो बेटा आप लोग, छोटा छोटा चीज़ है ये मैंने डाइपोल ले लिया इस तरीके का, ये मेरे पास एक डाइपोल है, चलो ये मेरे पास एक डाइपोल, ये मैंने बोल दिया कि माइनस का क्यू चार्ज है,
और ये प्लस का क्यू चार्ज। ठीक, यहाँ से मैंने मान लिया इसका सेंटर। ठीक, अब बोल दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है, ये इस तरीके का मैंने ले लिया। लेट अस से कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है, तो इसको मैंने मान लिया L, इसको मैंने मान लिया L, टोटल 2L है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैंने रिजल्टेंट लिखना चाहा, रिजल्टेंट को, तो ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरे पास एक रिजल्टेंट है, कितने दूरी पे, x पे, यहाँ से x पे एक रिजल्टेंट लिखना चाहा। तो इस चार्ज के कारण उस पॉजिटिव पे क्या फोर्स लगा होगा, मैं बोलूँ यदि आपसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स क्या लगा होगा, इस तरीके का लगा होगा, है ना, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू सेंटर्स। ठीक है, अब इसके कारण फोर्स कैसे लगा होगा, इसके कारण मैं बोलूँगा आपको कि फोर्स कैसे लगा हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला फोर्स जो है वो कैसे लगा होगा, बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो मतलब ये जो फोर्स लगा यहाँ पे, ये जो फोर्स लगा वो यहाँ से ऐसे लगा होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जो फोर्स लगा होगा इस चार्ज के कारण वो ऐसे। इस चार्ज को ये चार्ज अपने तरफ खींचा, ये चार्ज इस चार्ज को धकेला, तो इस तरीके से दो फोर्स लगा, एक फोर्स यहाँ पे लगा, है ना, मतलब ठीक है। तो उस फोर्स के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो लेट से ये 1 है, ये आपके पास 2 है, तो इसके कारण यहाँ पे आपके E1 आ गया। लेट से आपका 2 है, तो इसके कारण आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे E2 आ गया, ये देखो E2 आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो लेट से इन दोनों का रिजल्टेंट अपन निकाल लेते हैं। चलो, ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट, ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया, किसका रिजल्टेंट, ई का। ये मेरे पास एक रिजल्टेंट आ गया ई का, ये ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया, ये रिजल्टेंट। अब लेट से ये जो है यहाँ से थीटा बना रहा है, ये भी यहाँ से थीटा ही बना रहा है ना, तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा। ठीक, दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक ये कंपोनेंट में टूटेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई साइन थीटा, ये कौन है, E1 साइन थीटा। अब एक इस कंपोनेंट में टूटा जिसको आप क्या बोलोगे, इस कंपोनेंट में टूटा, इस कंपोनेंट में दो आएगा, एक जस्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक E1 साइन थीटा यहाँ पे आएगा, E1 कॉस थीटा आएगा, क्योंकि साइन कंपोनेंट उसमें चला गया तो साइन कंपोनेंट उसमें चला गया तो कॉस इसमें आएगा इसका, और इसका भी आपका एक इसमें ब्रेक होगा, एक इसमें ब्रेक होगा, तो यहाँ पे भी आप एक क्या आने वाला है, E2 कॉस थीटा। अब चूंकि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 विल बी इक्वल टू E2 विल बी इक्वल टू E, तो जो रिजल्टेंट इसका मैं लिखने वाला हूँ वो मेरा हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये भी है ये भी है, तो मैं लिख देता हूँ 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट आने वाला है। देखो आप लोग ये कैसे आया, सोचिए एक बार, है ना। यहाँ पे देखो इसका एक कंपोनेंट आया, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आया, इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आया, दोनों को मैंने जोड़ा, सेम है, तो भाई दोनों को जोड़ दो, E1 है ना, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, मैं बोल रहा हूँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 सेम मैग्नीट्यूड है, क्योंकि भाई ये भी माइनस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू के कारण, तो मैग्नीट्यूड विल बी द सेम। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 2E कॉस थीटा मेरे पास आ गया, मतलब अब मुझे 2E कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को बता सकता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में। तो लेट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मैंने x बोल दिया, ये मेरा L है, ये मेरा L है, ये क्या है मेरा R है, ये मेरा R है। तो ये R की वैल्यू को मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे देखो ये R की वैल्यू को मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे R की वैल्यू को, तो ये मेरा R की वैल्यू जो है वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये R आ गया। यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ से थीटा बना रहा है तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखना चाहूँगा, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बेस बाई ये, तो ये मेरे पास हो जाएगा L डिवाइडेड बाई ये R। R का वैल्यू कितना है मेरे पास, R का वैल्यू मेरे पास है L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, L डिवाइडेड बाई अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये तो कॉस थीटा तो मुझे मिल गया, ठीक है, कॉस थीटा तो मुझे मिल गया। हाँ, अब E क्या होता है, E हमारे पास क्या होता है, E हमारे पास होता है सर K, ठीक, और ये मेरे पास आता है एक Q आता है। चलो अब देखो Q आता है तो मेरे पास क्या आ गया, K आ गया, Q आ गया। अब देखिए
ई आप लिख रहे हो, है ना, तो मेरे पास आ गया K इंटू क्यू। अब डिस्टेंस, ठीक है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो ये चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है, R का स्क्वायर। तो R के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, R का स्क्वायर को आप लिख सकते हो यहाँ पे L का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। तो जस्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, L का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो R के स्क्वायर को। तो ये आपका E का वैल्यू आ गया, मतलब ये आपका E1 है, यही तुम्हारे पास क्या है, E2 है, और ये तुम्हारे पास नेट हो गया, नेट E, ठीक। तो यहाँ से नेट रिजल्टेंट, ऐसा बोल सकते हो रिजल्टेंट, यहाँ पे आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो दोनों के रिजल्टेंट के कारण। तो ई नेट कितना आएगा 2, ई का वैल्यू कितना है, तो ई का वैल्यू यही, इसी को तो ई बोले हो आप लोगों ने। तो ये मेरे पास हो जाएगा के, ये क्यू डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया एक, ठीक है। अब ई का वैल्यू हमने पुट कर दिया कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास है एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, ये 1/2 है, 1 है, 3/2 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे देखो 2L, या फिर ऐसे लिख लो 2L इंटू क्यू आपका P होता है, तो ये आपका हो जाएगा P, ये हो जाएगा आपका K, और ये आपका हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2, ये हो गया। तो ये हमारे पास ना ई नेट आ गया, ई नेट आ गया। फिर मैंने इसमें कंसीडर किया कि लेट मेरा एक्स जो है वो मच ग्रेटर है एल से ना, तो एल को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, एल को नेग्लेक्ट करूँगा तो फिर से मुझे ई नेट क्या मिलेगा यहाँ से बताइए। अब मुझे ई नेट मिलेगा, ये मेरा हो गया के और ये मेरा पी हो गया, डाइपोल मोमेंट के टर्म में मैं बताने वाला हूँ। हाँ, एल को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो एक्स के पावर में 3 आ गया। तो अभी क्या आ गया, अभी आपका रिजल्ट जो आया ये आ गया। तो जब आप यहाँ पे बाई सेक्टर की बात करने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति की बात करने वाले हो, तो यहाँ पे ई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, उसमें 2 टाइम्स था। वहाँ पे क्या मिला था इससे पहले वाले में, डाइपोल मोमेंट, इससे पहले वाले में आपको क्या मिला था, एक्सियल एक्सिस के कारण, एक्सियल एक्सिस के कारण 2 के आपको पी मिला था, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया था, एक्स के पावर में 3, तो एक्स के पावर में 3 ये तो मिला ही था। यहाँ पे आपका 2p हो गया था, यहाँ पे आपके पास p हो गया। तो यहाँ पे आपका जब आप डाइपोल इसकी बात करोगे, आप एक्सियल एक्सिस की बात करोगे, तो यहाँ पे 2 टाइम ज़्यादा मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जब बाई सेक्टर एक्सिस की आप बात करोगे तो यहाँ से 2 गुना कम मिलता है। तो इसके बारे में कभी कभी आप लोग को पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कौन से एक्सिस पे ज़्यादा होता है, कौन से एक्सिस पे कम होता है, इस तरीके का बात कभी कभी आप लोगों से कर लिया जाता है ना। तो आप लोगों को चीज़ें याद रखना है, ये आपको कभी कभी दे, एक्चुअली ये सब डेरिवेशन वगैरह आप लोग करते थे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी कॉम्पिटिटिव में नहीं आता यार, जस्ट मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है तो बता दे रहा हूँ, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से इसको एंड अप कर देता हूँ, अब थोड़ा सा और बचा है, मैं जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी डाइपोल के कारण टॉर्क क्या होगा, है ना, जब किसी डाइपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उसके कारण टॉर्क कैसे बनता है देख लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, है ना, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालो आप लोग, यहाँ पे हेडिंग क्या लिख लेंगे हम लोग, हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब इसी डाइपोल को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखने वाला हूँ, एक लास्ट टॉपिक इधर देख लीजिए, इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉर्क, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस करेंगे तो उसके कारण होने वाली टॉर्क क्या होगा, वो टॉर्क को निकालना है अपने को, ठीक, वो टॉर्क को निकालना है। तो लेट से ये आपके पास एक यूनिफॉर्म, आपके पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अपना डाइपोल को प्लेस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक डाइपोल है, लेट से यदि मैं बोल दूँ तो ये मेरे पास एक डाइपोल है, इस तरीके का एक डाइपोल है मेरे पास, ये इस तरीके का ये डाइपोल है, ये इस तरीके का ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस का क्यू,
इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ कॉपी यहाँ पे, चलो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ये डाइपोल को मैंने ना यहाँ पे रख दिया। आ रहा है बात समझ में? चलो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, लेट से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से एक एक्सिस ले लेता हूँ मैं, यहाँ से इस तरीके का, ठीक। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो जस्ट मैं बोल देता हूँ कि ये जो है यहाँ से थीटा बना रहा है, यहाँ से थीटा बना रहा है। ये जो डाइपोल आप लोगों ने लिया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसका 2L है, ये ठीक, ये इस तरीके का, ये ओके। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये। तो जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को पे रखोगे, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो इसके कारण एक यहाँ पे फोर्स बनेगा। फोर्स आपके पास क्या होगा, Q इंटू E होगा। Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पे जो फोर्स बनेगा इसमें, उसमें Q आपका नेगेटिव है तो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो माइनस का Q इंटू E है। अब सिंपल सी बात है कि ये डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखोगे। इस डाइपोल को अभी तो मैंने इंक्लाइन रखा है, इसको ऐसे पैरेलल में रखूंगा तो इधर भी उतना ही फोर्स बन रहा है, उधर भी इतना फोर्स बन रहा है, इक्विलिब्रियम फोर्स बन रहा है दोनों तरफ। मेरा डाइपोल जो है रोटेट नहीं करेगा, दैट मीन्स मेरा टॉर्क जो है 0 होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको थीटा डिग्री ऐसे इंक्लाइंड में रखूं, थीटा डिग्री इंक्लाइंड रखूं, तो अब यहाँ पे एक फोर्स बना, यहाँ पे फोर्स बना, अब अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में अब मेरा वहाँ पे एक टॉर्क बनने वाला है। तो टॉर्क मेरा क्या होता है, टॉर्क मेरा होता है यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मेरा टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू, देखो फोर्स कितना है मेरे पास, Q इंटू E है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यही होगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये फोर्स मैंने लिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, इसको निकालना चाहूँ तो मुझे ये पता है 2L, और मुझे यहाँ का एंगल पता है थीटा। तो ये मुझे पता है और ये एंगल पता है, तो क्या इसको निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है, इसी को मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, और ये कर्ण मतलब 2L है, तो 2L। तो कुल मिला के मेरे पास BC का वैल्यू क्या मिला, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। BC का वैल्यू क्या मिला मुझे, 2L साइन थीटा। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता था, इंटू BC, और BC को मैं लिख दिया यहाँ पे QE हो गया, और यहाँ पे मुझे मिल गया 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क मुझे क्या मिल गया, टॉर्क मुझे क्या मिल गया, टॉर्क मुझे क्या मिल गया, हाँ अब इसको देखो, Q इंटू 2L को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो Q इंटू 2L को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बताइए, Q इंटू 2L को मैं फिर से लिख देता हूँ P, है ना, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा मुझे यहाँ पे मिल गया, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा मुझे मिल गया। वेक्टर के फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहता इसको, तो यही टॉर्क मुझे मिल जाता P क्रॉस E के फॉर्म में। ये क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस थीटा रहता मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो P क्रॉस E, ऐसे मैं वेक्टर के फॉर्म में भी इस टॉर्क को लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब निकाल लो यहाँ पे कि ये टॉर्क कब मैक्सिमम मिलेगा कब मिनिमम मिलेगा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, तो जैसे जो टॉर्क, थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, थीटा का वैल्यू 90 हो सकता है, थीटा का वैल्यू 180 हो सकता है, थीटा का वैल्यू 270 हो सकता है। तो आप बता दो कि टॉर्क कहाँ पे क्या मिलेगा। मान लो थीटा का वैल्यू 0 है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो जब थीटा का वैल्यू 0 है तो टॉर्क मिलेगा क्या, नहीं, टॉर्क तो 0 हो गया सर। तो जब थीटा का वैल्यू 0 है मतलब डाइपोल आपका पैरेलल रखा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा वो डाइपोल में। 90 में आपका टॉर्क जो होगा वो आपका क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। 180 में 0 होने वाला है, 270 में T मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो बस इतना आना चाहिए आपका कि जब कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करोगे तो उसमें कैसे यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो जस्ट ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाता है ना, एनर्जी वगैरह के बारे में। तो एनर्जी वगैरह के बारे में मैं तो नहीं बोलता कि आपको इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, ये सब आपको पता होना चाहिए, वर्क डन, है ना, ये सब उतना नहीं पूछता। तो कभी कभी एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए, जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके कारण एनर्जी क्या होगा, उसके कारण एनर्जी क्या होगा, तो उसी एनर्जी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका जो एनर्जी होगा, इनिशियल एनर्जी जिसको बोलते हो, माइनस का आपके पास PE साइन थीटा लिखे थे ना आप, तो इस बार आप क्या लिख लेते हो इसको, PE कॉस थीटा,
ये माइनस का पी कॉस थीटा। बस यदि पूछेगा तो ये फॉर्मूला बता देना एनर्जी, ठीक है। और वर्क डन पूछेगा, लेट से कोई डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें वर्क डन कितना होता है, वर्क डन है ना, वर्क डन। तो देखो इनिशियल एनर्जी की मैं बात करूँ तो थीटा इक्वल टू आपके पास 0 रहेगा, तो आपके पास इनिशियल एनर्जी कितना रहेगा, P इंटू ई रहेगा। और फाइनल एनर्जी आपके पास कितना रहेगा, तो P इंटू, आप लिखते हो इसको, क्या लिखते हो, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, ऐसे करके आप लिखते रहते हो यार, ये सब याद नहीं रहता, आप लोग को लिखा देता हूँ, एक बार आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। हाँ, तो इनिशियल एनर्जी P cos 0 माइनस P हो गया, एंड फाइनल एनर्जी P cos थीटा, सॉरी एनर्जी की बात करो तो P cos थीटा, यहाँ पे P cos थीटा ये। तो यहाँ पे वर्क डन आप निकालने वाले हो तो आपके पास क्या होने वाला है, फाइनल एनर्जी में इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दो, फाइनल एनर्जी आपके पास कितना है, P cos थीटा, और इनिशियल एनर्जी आप माइनस करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, देख लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे भी ये सब याद नहीं रहता है ना। तो फाइनल एनर्जी में इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दो, फाइनल एनर्जी आपके पास इनिशियल एनर्जी माइनस का P है और फाइनल एनर्जी माइनस का P cos थीटा, ये माइनस का ही होता है, सॉरी ये माइनस का ही होता है, ठीक है। तो अभी आप करोगे फाइनल में इनिशियल को माइनस करोगे तो इट विल बी, ये भी माइनस P cos थीटा, माइनस माइनस प्लस P हो गया। तो P को आप यहाँ पे लोगे कॉमन तो ये हो जाएगा 1 और माइनस का cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा। तो ये तुम्हारा वर्क डन आ गया। अब वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, यहीं से चेक कर लो, है ना। तो आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे थीटा का डिफरेंट वैल्यू को रखना और यहाँ से वर्क डन को आपको निकालना है। तो थीटा का वैल्यू 0 पे चेक कर लो आप, 90 पे चेक कर लो आप, है ना, 180 पे आप चेक कर लीजिए और 270 पे आप चेक कर लीजिए। और कहाँ पे आपको वर्क डन ज़्यादा मिलेगा, कितने एंगल पे, वो भी मुझे बता देना। यहाँ पे कॉपी में अपने लिख लो, करके चेक कर लो। एक्चुअली ये सब DK मेहता बुक में दिया है तो वही सब मैं लिखा दे रहा हूँ। हाँ, जब थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 का वैल्यू वर्क डन कितना होगा, देखो cos 0 1 होगा, 1 माइनस 1 आपका 0, वर्क डन आपका 0 हो गया। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है आपका, उसमें कोई मोमेंट नहीं हो रहा है ना किसी प्रकार का, तो ये आपका 0 ही आएगा। जब थीटा का वैल्यू 90 पुट करो तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन P मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम वर्क डन तुमको मिल गया। ओके। हाँ, जब थीटा का वैल्यू 180 रख रहे हो तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू आपके पास 0 ही होता है। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है क्या, तो जस्ट हाँ, यहाँ पे माइनस का P आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का P आ जाएगा, माइनस का P आ जाएगा, माइनस का जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, माइनस का जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ओके, हाँ, माइनस का जस्ट आपका यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे माइनस का जस्ट आपके पास P आ जाएगा, इस तरीके से माइनस का P आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे cos 180 का कितना होता है यार, cos 180 0 ही होगा क्या, चेक करना तो cos 180 का चेक कर लेना यार आप लोग, ठीक है। 180 का 1 होता है ना, -1 होता है आई थिंक, 180 का -1, तो -1 होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस 2P हो जाएगा फिर, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना। ओके, जस्ट ये एक्चुअली समझ रहे हो ना, ये सब अलग टॉपिक है बेटा, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मैं जितना बाकी टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। अब इसमें 1-2 टॉपिक और है छोटा छोटा, मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे आप पोटेंशियल क्या है तो आपको सबको पता है सर, पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ना। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होता है सर, समझा दो। तो यार पोटेंशियल सिंपली आप लोग समझो कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो आपको एनर्जी या वर्क डन करना पड़ता है, उसी एनर्जी या वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हो, है ना। तो लिख देता हूँ चलो, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite distance, to bringing a unit positive charge from infinite distance to any point of electric field,
any point of electric field, some amount of energy is required. Electric field, some energy is required, such is known as such energy is known as potential, है ना. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल. ठीक है, तो इस पोटेंशियल को भी से डिनोट कर देते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं W बाई क्यू, ऐसे मैथमेटिकली लिख देते हैं. इसका मतलब यह है कि लेट से Q का वैल्यू आपके पास 1 यूनिट एनर्जी है, 1 कूलम का एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाना है तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. तो उसी वर्क डन को ही, उसी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगा उसको लाने के लिए उसी को आप पोटेंशियल बोलते हो, उसी को आप पोटेंशियल बोल देते हो. ठीक है, तो जैसे कि समझना, ये कोई चार्ज है. ठीक है, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके का, ये अपना इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब आप ये प्लस क्यू चार्ज है मान लो, अब एक छोटू सा चार्ज आपके पास इनफाइनाइट पे है, अभी समझ में आ रहा है, एक छोटू सा चार्ज आपके इनफाइनाइट पे है. अब होगा क्या, उस चार्ज को इसके पास लेके आना है, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, उस चार्ज को इसके पास कैसे लेके आओगे, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अभी ये कहाँ पे स्टे कर रहा है, अभी इनफाइनाइट है, तो इस इनफाइनाइट से मान लो मैं कहाँ पे लेके आ गया, इसको ए पे लेके आ गया. किसको, इस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से ए पे लेके आया तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड हुई, वो है इनफाइनाइट से ए पे लाने के लिए W इनफाइनाइट ए है. तो लेके आने के लिए जो मुझे एनर्जी की नीड हुई, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही मैं पोटेंशियल बोल देता हूँ कि मेरा इतना पोटेंशियल है, उसको वहाँ से यहाँ लाने के लिए मेरा इतना पोटेंशियल है, मैं इतना कैलिबर है. समझ में आ रहा है, तो ये मेरा पोटेंशियल हो गया. तो पोटेंशियल क्या हुआ, ये एनर्जी जितना लगा डिवाइडेड बाई चार्ज, तो ये पोटेंशियल को आप निकाल दोगे, ये पोटेंशियल को आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल लेट से इसको 1 कूलम का आपके पास चार्ज है और यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में 10 जूल का काम लगा, तो योर वोल्टेज 10 वोल्ट का पोटेंशियल. मान लो इसी 1 कूलम के चार्ज को यहाँ लाना है मान लो B पे, तो आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा. मान लो ये 15 जूल का एनर्जी लगा, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट. तो 1 कूलम वोल्टेज को जितना ज़्यादा मैं नज़दीक लेके आऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ज़्यादा मुझे वर्क की नीड होगी, एनर्जी की नीड होगी, वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, है ना. तो किसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ता है या एनर्जी की नीड होती है, उसी एनर्जी बाई चार्ज के रेशियो को ही पोटेंशियल बोल देता हूँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के लैंग्वेज में. गॉट इट, क्या इतना आपको समझ में आ गया. तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर. अब जरा इसको समझो आप लोग, अब जरा इसको समझो. एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और बता देता हूँ. लेट से ये मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से जस्ट मैंने इसको बना दिया, ये ओके, यहाँ से इस तरीके का. ये मेरा इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से मैंने ना ए पे लेके आ गया. कितना काम करना पड़ा इनफाइनाइट से ए, किसको लेके आया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. अब मैं यहाँ से लेके आता हूँ बी पे, तो अभी कितना काम करना पड़ा होगा, कितना एनर्जी की नीड पड़ा होगा, बी. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा क्या रहा होगा सर, यहाँ पे पोटेंशियल तो W इनफाइनाइट ए डिवाइडेड बाई क्यू रहेगा, क्यू तो उतना ही है सर. यहाँ पे पोटेंशियल इस ए पॉइंट पे इतना है सर. बी पे कितना रहा होगा मेरा पोटेंशियल, सर बी पे तो मेरा पोटेंशियल W इनफाइनाइट बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट होगा, है ना. तो सर यहाँ पे मान लो मेरे को 10 जूल लगा था, यहाँ पे मेरे पास 15 जूल लग गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो दिस माइनस दिस मैं करूँगा, VB माइनस का VA मैं करूँगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ VBA, जिसको मैं लिख सकता हूँ VBA. तो VB मेरे पास कितना है, W इनफाइनाइट B डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, है ना, माइनस का W इनफाइनाइट A डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. अब मैंने बोल दिया इन दोनों का डिफरेंस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ W B से लेकर के A लिख सकता हूँ मैं डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. अब देखो, तो इसी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगा. मतलब किसी चार्ज को यहाँ से लाने के लिए मुझे काम करना पड़ा यहाँ तक लाने के लिए, है ना.
फिर उसी चार्ज को अब यहाँ तक लाने के लिए मुझे फिर काम करना पड़ा, तो यहाँ का लाने के लिए जो काम करना पड़ा, मतलब यहाँ का जो भी उसका पोटेंशियल होगा, फिर उसी चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो जो भी पोटेंशियल होगा, इन दोनों के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालना चाहूँ बी से ए का, बी ए मैं निकालना चाहूँ, तो मेरे पास ये कितना है 15 है 1 जूल को लाने के लिए, 1 यूनिट को लाने के लिए, ये कितना है 10 है 1 यूनिट को लाने के लिए, तो 15 माइनस 10 मैंने किया तो मेरे पास 5 का क्या आ गया यहाँ पे, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब बाकी इसको मैं स्टार्टिंग में समझाया हूँ, अभी इसके लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, बाकी स्टार्टिंग में इन सारे चीज़ों को मैं समझाया हूँ आपको, तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, ये पोटेंशियल को निकाला कैसे जाता है यार, ये पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है, देखो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होता है वो भी बाई आपका डी होता है, या जस्ट आप आर लिख लो, आर लिख लो, चलो आप आर लिख लो। अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल को निकालना है भी को, तो ये मेरे पास ई इंटू आर होने वाला है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैंने निकाला तो आपको बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा करके मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जब मैंने फोर्स निकाला था तो ये मेरे पास था के क्यू डिवाइडेड बाई आर के स्क्वायर, ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, और ये मेरे पास हो जाएगा आर, तो आर से आर मेरा क्या हो जाएगा, कटेगा, है ना, यहाँ से, और यहाँ पे क्यू भी आएगा, तो क्यू से क्यू भी मेरा कटेगा, तो फाइनली भी का जो वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, भी का जो वैल्यू आ गया मेरे पास के, ये के हो गया, ये मेरे पास कितना आ गया क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब भी का वैल्यू, के का वैल्यू तो मुझे पता है, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इसको मैं लिख देता हूँ क्यू और यहाँ पे लिख देता हूँ आर, तो यही मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो यदि पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके टर्म में पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में, तो आप बता देना भी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर होता है। समझ में आ गया, ये मेरा मेन फॉर्मूला होता है। यूनिट क्या होता है, तो सर यूनिट होता है वोल्ट, यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा ना। कैसे निकाला मैं, देखो ये सब फॉर्मूला कैसे निकाला मैं, देखिए आप लोग, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरा नोट करो ये सारी चीज़ें। इतना क्लियर हो गया, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी अब निकाल लोगे, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या ही करवाऊँ, वो तो कर चुके हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद कुछ आता है इक्वी पोटेंशियल। क्या है यार, इक्वी पोटेंशियल वह पोटेंशियल होता है जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, हर सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम। जैसे इक्वी पोटेंशियल, यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा। इक्वी पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ये भी नोट कर लो। इक्वी पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो ये भी नोट कर लो, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मान लो आपके पास कोई यहाँ पे एक सॉलिड या तो फिर एक हॉलो कोई बॉडी है, एक कंडक्टर है या जो भी कुछ है, इस सॉलिड या हॉलो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा याद रखना। इसलिए आपको अब कार वार में जब गिरता है तो बाहर से आ जाता है, अंदर में कुछ नहीं जाता है ना, लाइटिंग वाइटिंग जब गिरता है तो आपको बताओ, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जीरो, फ्लक्स जीरो, चार्ज जीरो, और वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये कोई आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर है, ये कोई आपके पास क्या है, कंडक्टर है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, चार्ज जीरो, भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट होता है। आगे बात समझ में, तो इसको पूछा जाता है बेटा, इसको मेटेलिक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, फ्लक्स कांस्टेंट, चार्ज जीरो, भी आपका कांस्टेंट होगा, ये याद रखना आप। ओके, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में आई थिंक इतने ही है टॉपिक, आई थिंक मैंने कवर कर दिया जितना पॉइंट्स आपको करना रहता है ना। यही सारी चीज़ें, मोटा मोटा चीज़ें आपको पूछा जाता है। कभी कभी पोटेंशियल पूछ दिया जाता है ना, पोटेंशियल सरफेस पे पूछ दिया जाता है, कभी कभी किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाता है ना, कभी कभी आपका अंदर में आपका पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है तो कहीं भी आप पोटेंशियल के फॉर्मूला को बता सकते हो। आ रहा है बात समझ में। पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर आपका क्या होता है, वो तो आपका इनसाइड द स्फीयर आपका जीरो होता है, वो तो वो सब बता सकते हो। तो मान लो ये कोई आपका स्फेरिकल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये मान लो पी है। अब आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आपका आर होता है, आर इज द रेडियस। अब आपको पोटेंशियल मान लो यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे है ना, या फिर ये सरफेस पे पूछ दिया, ये पी पे पूछ दिया, तो पोटेंशियल आपको मान लो सरफेस पे पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो वही आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ही आएगा।
आपको यहाँ पे P पे पुश दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस यहाँ से यहाँ तक का कुछ देना पड़ेगा उसको, A है सपोज, ये A है तो A हो जाएगा यहाँ पे। आ रहा है बात समझ में। अंदर में पूछ दिया तो अंदर पे पोटेंशियल तो आपका कांस्टेंट होता है, नो चेंज ऑफ, है ना। तो ये ऐसे चीज़ों को आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में। तो चलो इतना ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं, ज़्यादा हम लोग को और ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। इसके बाद मैं कैपेसिटेंस अभी पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको अच्छे से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मेरा एनर्जी लेवल और इंटरेस्ट अलग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक अच्छा इंटरेस्ट बना के, अच्छा एनर्जी लेवल बना के उसको देखना आप लोग, ओके। तो चलो इस वाले चैप्टर में मैं इतना ही करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।